Hello students, very good evening to all of you. This is Manish Rajput at Target Study Points. I'll be teaching you physics for class 9, force and Newton's law of motion. जैसा कि मैंने स्टार्ट किया था तो उसमें हमने फोर्स के बारे में पढ़ लिया था. फोर्स के हमने टाइप भी पढ़ लिए थे, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वेट ऑफ ग्रेविटी, ये सब चीजें हम पढ़ चुके थे. आज हम जो पढ़ेंगे वो होगा गैलीलियो एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे. गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट दिया था, उसी के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे. उसी के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे जो गैलीलियो ने ये एक्सपेरिमेंट दिया था, उसके जो रिजल्ट आए थे उसके द्वारा न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ दिया था. मतलब गैलीलियो के जो रिजल्ट थे उसका यूटिलाइज किया था न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ देने के लिए. सो फर्स्ट लॉ में गैलीलियो के रिजल्ट का इस्तेमाल हुआ है. इस वजह से हम गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे. अब जितना आपने फोर्स के बारे में पढ़ा है अभी तक, उससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि भाई एक अनबैलेंस फोर्स की आवश्यकता होती है किसी भी बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए. भाई कोई बॉल रखी हुई है तो उसको अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा ना, तभी तो बॉडी चलेगी. मतलब अगर ये रखा हुआ है तो एक फोर्स लगाना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा तभी तो ये चलेगी, नहीं तो ये एक्सेलरेट नहीं करेगी. तो मतलब क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स की आवश्यकता होती है किसके लिए, एक बॉडी को अगर आपको एक्सेलरेट करना है या रिटार्ड करना है, एक्सेलरेट या रिटार्ड करना है, एक्सेलरेट करना है या रिटार्ड करना है, या उसको रिटार्ड करना है. अगर रिटार्ड करना है या एक्सेलरेट करना है तो आपको अनबैलेंस फोर्स की आवश्यकता होगी. लेकिन उस समय जो लोग थे उन लोगों का कुछ अलग मानना था. उन लोगों का मानना क्या था, अभी तक का क्या मानना था, उन लोगों का मानना अलग ये था कि भाई अनबैलेंस फोर्स की आवश्यकता क्या होगी, कब होगी, अनबैलेंस्ड फोर्स की आवश्यकता कब होगी, फोर्स की आवश्यकता कब होगी, जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चले, जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चले, जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चले. ये लोगों की मानना था कि भाई अनबैलेंस फोर्स की आवश्यकता होगी अगर आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलना है. लोगों ने ये कहा कि भाई अनबैलेंस फोर्स की आपको आवश्यकता होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलना है, जबकि ये गलत है. ये गलत हम अभी बताते हैं कि किस तरीके से ये गलत है और फिर गैलीलियो ने इसको कैसे गलत सिद्ध किया. ये गलत मैथमेटिकली मैं अभी बताता हूं. यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट. यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है. और वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो. एक्सेलरेशन जीरो का मतलब है फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो. जबकि ये तो कह रहे हैं अनबैलेंस फोर्स, यानी अनबैलेंस फोर्स अगर लग रहा है तो उसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी. तो ये तो भाई कह रहे हैं कि भाई फोर्स जीरो होगा, अनबैलेंस फोर्स जीरो होगा. तो ये तो इसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं. इस वजह से ये गलत है और ये सही. अनबैलेंस फोर्स के कारण किसी भी बॉडी में एक्सीलरेशन आएगा या रिटार्डेशन आएगा. अनबैलेंस फोर्स की आवश्यकता नहीं होगी, यानी अनबैलेंस फोर्स की आवश्यकता नहीं होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अगर इसको मैं करेक्ट करूं तो अनबैलेंस फोर्स, no unbalanced force is required. No unbalanced force is required to make a body to move with uniform velocity. अगर एक बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलाना है तो उसमें कोई भी अनबैलेंस फोर्स की आवश्यकता नहीं है. आर यू गेटिंग इट? तो अनबैलेंस फोर्स की आवश्यकता नहीं है अगर एक बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलाना है. अगर एक बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलाना है तो किसी भी प्रकार की अनबैलेंस फोर्स की आवश्यकता नहीं है. ये मैंने अभी आपको मैथमेटिकली बताया कि फोर्स इक्वल टू जीरो है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है चीज, तो अनबैलेंस फोर्स की आवश्यकता नहीं है. अब गैलीलियो ने इसको कैसे समझाया, अब लोगों को ऐसे क्यों समझ में आया कि अनबैलेंस फोर्स की आवश्यकता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सपने आ रहे थे उनको. भाई लोगों को ऐसा कैसे समझ में आया कि अनबैलेंस फोर्स की आवश्यकता होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी. लोगों को इस तरीके की भावना क्यों आई, क्योंकि उस समय नेचर में ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट थे जिनको आप भी अगर उस समय देखते तो आपको भी ऐसा लगता कि अनबैलेंस फोर्स की आवश्यकता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने के लिए. उस समय बहुत सारे एक्सपेरिमेंट थे जिनको देखकर आपको ऐसा लगता कि
अनबैलेंस फोर्स की आवश्यकता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलाने के लिए। जैसे मैं अगर आपको कहूं एक बॉल इज रेस्टिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, क्या है, एक बॉल है, m मास की है, वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। क्या चल रही है? 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। ये क्या है? रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ये क्या है? रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। एग्जांपल है ये क्या है? रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अगर 10 मीटर पर सेकंड से ये बॉल चल रही है तो आप आसानी से बता सकते हैं मेरे को कि ये बॉल आगे जाकर क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। सपोज यहां तक वो क्या हो गई? रुक गई। यहां तक उसकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी इक्वल टू 0 हो गई। यहां तक वो रुक गई, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस में थी, यानी फ्रिक्शन था। उस समय लोगों को फ्रिक्शन के बारे में पता नहीं था। किसके बारे में पता नहीं था? यही उनकी सबसे बड़ी कमी थी। इसी वजह से वो चिल्ला रहे थे अनबैलेंस फोर्स की आवश्यकता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने के लिए। अब भाई बॉल देखो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, अब ये धीरे धीरे रुक जाएगी। तो लोगों ने कहा अगर इसको इतनी वेलोसिटी से चलाना है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है? ना वेलोसिटी घटाइए ना वेलोसिटी बढ़ाइए, जितनी वेलोसिटी है वही रहने दीजिए। या कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है? जितनी वेलोसिटी है वही रहने दीजिए और उसी डायरेक्शन में चलने दीजिए। तो वेलोसिटी इसकी ना घटनी चाहिए ना बढ़नी चाहिए और इसी डायरेक्शन में इतनी ही होनी चाहिए। लेकिन ये वेलोसिटी तो घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? क्योंकि यहां पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। लेकिन तो इन लोगों ने क्या सोचा? उन लोगों ने सोचा कि भाई 10 मीटर पर सेकंड से अगर ये बॉडी चल रही है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? एक फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? एक फोर्स लगाना पड़ेगा। ये कौन सा फोर्स है? अनबैलेंस फोर्स है, ताकि इसकी वेलोसिटी क्या ना हो, घटे। इस वजह से अब आप भी सोचिए, या आपको ये लगेगा कि नहीं लगेगा 10 मीटर पर सेकंड से ये चलती रहे तो आप कहेंगे हाँ भाई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स की आवश्यकता है। अगर आपको फ्रिक्शन फोर्स नहीं पता उस समय अभी, तो आप कहेंगे कि अनबैलेंस फोर्स की आवश्यकता है। अगर फ्रिक्शन फोर्स है तो ये तो बॉडी रिटार्ड होगी तो वेलोसिटी 0 होगी। तो आप कहेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है, अनबैलेंस फोर्स की जरूरत है। आप ऐसा कहेंगे अगर आपको फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पता नहीं है। अगर आपको फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पता नहीं है तो आप भी कहेंगे कि 10 मीटर पर सेकंड घटना नहीं चाहिए ना बढ़ना चाहिए, उतनी रहना चाहिए। तो मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? जितना फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लग रहा है। यहां पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा एफ लग रहा होगा, तो इतना ही फोर्स मेरे को आगे की तरफ लगाना पड़ेगा। जितना ये लग रहा है उतना ये लगना पड़ेगा, तभी तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम 0 होगा। जितना आगे लगाएगा जितना पीछे लगेगा तो फोर्स ऑन द सिस्टम 0 हो जाएगा। तो ये तो बैलेंस फोर्स हो जाएगा, यानी बैलेंस फोर्स के कारण यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल सकती है। अब नेट फोर्स आप देखिए, अगर जितना फोर्स ये है उतना ही फोर्स ये है, जितना आगे की डायरेक्शन में फोर्स उतना ही पीछे की डायरेक्शन में फोर्स, तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0, तो दैट इज द कंडीशन फॉर बैलेंस फोर्स। वो तो बैलेंस फोर्स है। बैलेंस फोर्स के कारण यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, यानी ये गलत है। बैलेंस फोर्स के कारण यूनिफॉर्म मोशन होता है। किसके कारण होता है? बैलेंस्ड फोर्स के कारण क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन होता है। होता है कि नहीं होता? अगर अनबैलेंस फोर्स के कारण स्लेटेड मोशन होता है तो बैलेंस फोर्स के कारण यूनिफॉर्म मोशन होता है। लेकिन अनबैलेंस फोर्स के कारण यूनिफॉर्म मोशन कतई नहीं होता है भाई। ठीक है ना? अब देखिए, अब आपको ये तो पता चल गया कि भाई अनबैलेंस फोर्स की कोई आवश्यकता नहीं है अगर एक बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलाना है, जबकि बैलेंस फोर्स की आवश्यकता है अगर एक बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलाना है। अब अगर देखो ये फ्रिक्शन लग रहा है, ये फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और आप भी इसमें फोर्स ना लगाएं, है ना? अब इसको क्या कर दें? स्मूथ कर दें। आप क्या कर दें? आप इसको स्मूथ कर दें। आप क्या कर दें? इसको और स्मूथ कर दें। तो ये बॉडी और दूर तक जाएगी कि नहीं जाएगी? ये बॉल है भाई, और दूर तक जाएगी कि नहीं जाएगी? अगर इस बॉल को ये रखी है, बॉल वही है 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी और इसको अब आपने स्मूथ कर दिया। क्या कर दिया? स्मूथ कर दिया। स्मूथ का मतलब है चिकना कर दिया। तो क्या हो जाएगी? ये बॉल काफी दूर तक जाएगी, ये बॉल और दूर तक जाएगी, मतलब अब ज्यादा दूर तक जा पाएगी। यहां पर उसकी वेलोसिटी 0 हुई, वेलोसिटी यहां पर उसकी क्या हो गई? 0।
अगर और ज्यादा स्मूथ कर दी जाए तो और ज्यादा दूर तक जा पाएगी, और ज्यादा स्मूथ कर दिया जाए तो और ज्यादा दूर तक जाएगी, बिल्कुल स्मूथ कर दिया जाए, जब बिल्कुल स्मूथ कर दिया जाएगा तो एफ, दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब बिल्कुल कंप्लीटली स्मूथ कर देंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। यानी ये फोर्स जीरो हो जाएगा, ये फोर्स जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी उसकी क्या नहीं होगी? घटेगी नहीं। जब कोई भी फोर्स ही नहीं लग रहा है, अब मतलब अब हमेशा चलती रहेगी। जब बिल्कुल स्मूथ कर देंगे तो और दूर तक, और दूर तक, मतलब आप बिल्कुल स्मूथ कर देंगे तो हमेशा ही चलती रहेगी बॉडी उतनी वेलोसिटी से। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो हो गया, कंप्लीटली स्मूथ सरफेस है, परफेक्टली स्मूथ सरफेस है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा तो इस बॉडी पर, एम मास की बॉडी पर यहां पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है और ये 10 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ जा रहा है, तो इसी वेलोसिटी से आगे की तरफ चलता रहेगा। कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, नेट फोर्स ऑन द, नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, सो इट विल कंटिन्यू टू मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी और द कांस्टेंट वेलोसिटी। और ना इसमें एक्सीलरेशन होगा ना रिटार्डेशन होगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ही नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स क्यों होगा? क्योंकि रफ है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि स्मूथ सरफेस है, परफेक्टली स्मूथ सरफेस है। ये सरफेस कैसा है? परफेक्टली स्मूथ सरफेस, परफेक्टली स्मूथ सरफेस है, तो फ्रिक्शन फोर्स एफ यानी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। यानी फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं। इसका मतलब क्या है? फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं, तो ये इतनी वेलोसिटी से आगे चलती रहेगी। सो अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट और रिटार्ड ए बॉडी, एंड बैलेंस फोर्स के कारण यूनिफॉर्म मोशन होगा, अनबैलेंस फोर्स के कारण यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। अनबैलेंस फोर्स के कारण सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेटेड मोशन ही होगा। सो ये गैलीलियो ने जो मिसकंसेप्ट था, जो मिसलीडिंग थी कि भाई अनबैलेंस फोर्स के कारण यूनिफॉर्म मोशन होगा, जो कि मतलब 10 मीटर पर सेकंड, ये घटनी नहीं चाहिए, तो आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये जो आपके मानना था वो बिल्कुल गलत था, वो बिल्कुल गलत था। बेसिकली वो बैलेंस फोर्स था, वो बैलेंस फोर्स था, वो अनबैलेंस फोर्स नहीं था, वो बैलेंस फोर्स था। क्योंकि आपने जो फोर्स लगाया और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा, तो जितना फोर्स आपने आगे की तरफ लगा उतना फोर्स ऑफ पीछे की तरफ लग रहा है, तभी तो ये वेलोसिटी भाई उतनी चलेगी। अगर आप ज्यादा लगा देंगे तो ये वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, अगर आप कम लगा देंगे तो वेलोसिटी घटने लगेगी। अगर आपको जितना फोर्स ये लग रहा है उतनी फोर्स आप लगाएंगे, जितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उतना ही आप लगाएंगे, तो ये वेलोसिटी में ना घटेगा ना बढ़ेगा। आई बात समझ में? पुराने लोगों को ये पता नहीं था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, तो इस वजह से वो मिसकंसेप्ट को डाल रहे थे। अगर ये नहीं होता तो अनबैलेंस फोर्स आप कह सकते थे। अगर फ्रिक्शन फोर्स उनको अब बता दिया जाए कि उनको फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं, तो वो क्या कहेंगे? भाई इसमें अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रहा है। लेकिन अब बताइए, बैलेंस फोर्स है। अगर एफ की वैल्यू इसके बराबर है, एफ इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जितना पीछे की तरफ फोर्स लग रहा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा, उतना ही मैं लगा दूं, तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम जीरो हो जाएगा। इतना पॉजिटिव इतना नेगेटिव, उतना ही पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। अब पहले लोगों को पता क्या नहीं था? पहले लोगों को ये नहीं पता था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उनको ये पता ही नहीं था। तो देखो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो उनको ऐसा लग रहा था कि अनबैलेंस फोर्स की आवश्यकता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से किसी भी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए। आई बात समझ में? तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ये समझ सकते हैं क्या क्या मैंने बताया। अब हम कंक्लूड कर रहे हैं। गैलीलियो ने जो एक स्टेटमेंट दिया था, जो गैलीलियो ने स्टेटमेंट दिया था वो ये था, a body moves with uniform velocity if no force act on it. A body moves with uniform velocity if no force act on it. इसका मतलब क्या है? अगर एक बॉडी में किसी भी प्रकार के फोर्स नहीं लग रहे हैं, नो फोर्स का मतलब है, नो फोर्स का मतलब क्या है?
net force on the system is 0, या resultant force on the system is 0, या net external force on the system is 0। ये तीनों एक ही चीज है, एक ही कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। फोर्स सिंपल, नो फोर्स अगर ऐसे दे रखा है फोर्स, उसका मतलब ये नेट फोर्स। अगर नेट फोर्स 0 है किसी भी बॉडी में तो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगी। अगर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है बॉडी पर तो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगी। मतलब रिजल्टेंट फोर्स 0 है, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0, मतलब कोई भी बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है, या नेट फोर्स 0 है, मतलब कोई भी सब मिला के फोर्स क्या है 0। अगर एक बॉडी है ऐसे रखी है मास की, 10 न्यूटन का फोर्स मैं यहां से लगा दूं, 10 न्यूटन का फोर्स मैं यहां से लगा दूं, तो बॉडी में कोई एक्सीलरेशन आएगा क्या? नहीं आएगा। पहले भी ये अगर पहले इनिशियली अगर इसकी वेलोसिटी 0 थी तो फाइनल वेलोसिटी भी इसकी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी अगर इसकी 0 थी तो फाइनल वेलोसिटी भी इसकी क्या होगी? 0 होगी। क्यों होगी 0? चाहे तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के देख लीजिए, v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस at। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0 थी, तो फाइनल वेलोसिटी देखिए कितना होगा। देखो एक्सीलरेशन तो होगा नहीं क्योंकि नेट फोर्स ऑन द सिस्टम क्या है? 0 है। फोर्स एफ नेट इज इक्वल टू क्या है? देखो आप 10 प्लस का और 10 माइनस का इज इक्वल टू 0, यानी एक्सीलरेशन भी क्या है? 0। भाई फोर्स 0 तो एक्सीलरेशन भी 0। फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है ना, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए। एम का डिवाइड कर दीजिए, एम का डिवाइड कर देंगे तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। एम का डिवाइड कर दीजिए, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे 0 की वैल्यू डालेंगे, कुछ समय बाद देखेंगे तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी? 0 प्लस 0 इज अगेन 0। सो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल आल्सो बी 0। तो ये बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ नो फोर्स एक्ट ऑन इट। ये गैलीलियो ने अपना एक स्टेटमेंट दिया था। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ये अपना एक्सपेरिमेंट किया और लोगों को ये बताया कि भाई अनबैलेंस फोर्स की आवश्यकता नहीं होती है अगर आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलना है। उन्होंने कुछ और पॉइंट दिए, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने कुछ और पॉइंट दिए, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने क्या पॉइंट दिए? उन्होंने एक पॉइंट दिया कि a body at rest will remain at rest. A body at rest if a body is at rest, and no unbalanced force is acting on it, and no unbalanced force are acting, no unbalanced force is acting on it, then the body will remain at rest. Then the body it remain at rest. Then the body will remain at rest. इसका मतलब क्या है मैं बता देता हूं। अगर बॉडी में एक बॉडी है जो शुरुआत में रुकी हुई है और उसमें कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है तो बॉडी बाद में भी क्या रहेगी? रुकी ही रहेगी, है ना। तो बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट। और एक बॉडी है उसमें कोई भी एक्शन फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो बॉडी अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो बॉडी रेस्ट में ही रहेगी। दूसरा पॉइंट क्या था? इसी का अपोजिट दिया है उन्होंने। इफ ए बॉडी इज मूविंग, अगर एक बॉडी क्या कर रही है? मूव कर रही है, एंड नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट, एंड नो अनबैलेंस्ड force act on it, and no unbalanced force act on it, then the body will continue
to move with the same speed, to move with constant speed and in the fixed direction. Constant speed in a fixed direction is the velocity. Basically वो क्या बता रहा है? If a body is moving and no unbalanced force act on it, then the body will continue to move with constant speed and in the fixed direction. Constant velocity and in the fixed direction. इसका मतलब क्या है? बेसिकली वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है. स्पीड इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन इज वेलोसिटी. व्हाट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी. और तीसरा पॉइंट इन्होंने दिया कि if unbalanced force is acting on a body, the body will accelerate. If unbalanced force act on a body, force act on a body, it will accelerate. करेगी बॉडी. The body will accelerate. तो ये 3 पॉइंट दिए थे किसने? गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा ये 3 पॉइंट्स आए थे. और फिर इन्हीं तीनों पॉइंट्स को कंक्लूड करके न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ दिया था. इन्हीं तीनों पॉइंट्स को कंक्लूड करके या गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया बोल लीजिए या न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोल लीजिए, न्यूटन ने अपना पहला लॉ बनाया था. लेकिन आइडिया वॉज सजेस्टेड बाय गैलीलियो. ये आइडिया किसने सजेस्ट किया था? गैलीलियो ने सजेस्ट किया था. और बाद में न्यूटन ने इस आइडिया को न्यूटन के फर्स्ट लॉ में अप्लाई किया था. मतलब न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो एक आइडिया है जो गैलीलियो ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में दिया था और उसी आइडिया का आगे इस्तेमाल किया न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ को डिफाइन करने में. सो दिस इज ऑल द 3 स्टेटमेंट्स गिवन बाय द गैलीलियो. इफ बॉडी, अगर एक बॉडी रेस्ट में है और उसमें कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है तो बॉडी रेस्ट में ही रहेगी. भाई अनबैलेंस फोर्स एक्ट करना चाहिए तभी तो बॉडी में क्या होगा? मोशन होगा. अगर एक बॉडी मूविंग है, अगर एक बॉडी मूव कर रही है और उसमें कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है तो वो बॉडी मूव ही करती रहेगी. मतलब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी. अगर एक बॉडी में कोई फोर्स लगा दिया, आपने अनबैलेंस फोर्स लगा दिया, तो उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होगा या कुछ ना कुछ रिटार्डेशन होगा. एक्सीलरेशन कुछ ना कुछ होगा या रिटार्डेशन, अगर आपने अनबैलेंस फोर्स किसी भी बॉडी में लगाया है. जैसे एक बॉल चल रही है, आपने अनबैलेंस फोर्स लगा दिया तो बॉल रुक जाएगी. अगर एक बॉल रुकी हुई है, आपने अनबैलेंस फोर्स लगा दिया तो बॉल क्या हो जाएगी? चलने लगेगी, एक्सीलरेट कर जाएगी. ठीक है ना. सो ये हो गया हमारा गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट्स. अब हम न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में हम बात करते हैं. हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में बात करते हैं कि न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में क्या बताया था. सो हेडिंग डालिए आप, न्यूटन फर्स्ट लॉ. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन का फर्स्ट लॉ, मोशन का फर्स्ट लॉ, वो क्या कहता है? A body at rest will remain at rest, and a body in motion will A body at rest will remain at rest, and a body in motion will continue to move with uniform velocity unless
unless acted upon by an unbalanced force. जब तक कि उस बॉडी में कोई भी अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करेगा तब तक बॉडी अगर रेस्ट में थी तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर मोशन में थी तो वो यूनिफॉर्म मोशन से ही आगे चलेगी, जब तक कि उस बॉडी में कोई भी अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जो उसकी वेलोसिटी रही होगी उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी जब तक अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस फोर्स, जब तक उसमें किसी भी प्रकार का अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा तो अपने उसी मोशन को वो कंटिन्यू करेगी। अगर वो शुरुआत में रेस्ट में थी तो बाद में भी वो रेस्ट में रहेगी, अगर वो शुरुआत में मोशन में थी और उसमें कोई किसी भी प्रकार का अनबैलेंस फोर्स नहीं एक्ट कर रहा तो बाद में भी वो उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करेगी। तो अभी तक मैंने जितनी भी चीजें बताई वो मैंने ये बताई है कि अनबैलेंस फोर्स, जो मैंने पहला स्टेटमेंट था, अनबैलेंस्ड फोर्स की आवश्यकता होती है आपको बॉडी को क्या करने के लिए, एक्सीलरेट करने के लिए या रिटार्ड करने के लिए और बैलेंस फोर्स के कारण कोई भी एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन नहीं होता है। सो दिस इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ, कि मतलब जब तक आप बॉडी में फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक उसकी स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। वो ना मोशन से रेस्ट में आ सकती है ना रेस्ट से मोशन में आ सकती है बिना अनबैलेंस फोर्स के। भाई एक बॉडी को अगर मोशन से रेस्ट में लाना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा ना उसको रोकने के लिए, या किसी और को फोर्स लगाना पड़ेगा आप बॉल फेंक देते हैं और कहेंगे मैंने तो फोर्स लगाया नहीं, बॉल रुक गई, लेकिन उसमें फोर्स लग रहा है बॉल पे कौन फोर्स लगा रहा है, बॉल पे फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रही है। बॉल पे कौन फोर्स लगा रहा है, अर्थ लगा रही है। अगर मैंने बॉल को फेंका 10 मीटर पर सेकेंड से एक बॉल को फेंका तो बॉल रुक जाती है, आपने देखा आगे तक रुक जाती है, मैं तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं। हाँ भाई आप बिल्कुल सही बात है, आप टच ही नहीं कर रहे हैं बॉल को तो फोर्स कहां लगा रहे हैं, बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं बिल्कुल नहीं लगा रहे। लेकिन इस बॉल पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। इस बॉल पर अगर हम बॉल पर टोटली देखें तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, बॉल पर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है जो कि पृथ्वी ने लगाया है, और बॉल पर फोर्स ऑन द सिस्टम देखते हैं हम, किसको देखते हैं हम, फोर्स ऑन द सिस्टम। अगर हम बॉल को सिस्टम माना है तो बॉल पर हम देखेंगे कौन कौन फोर्स लग रहे हैं। एक तो नॉर्मल फोर्स पृथ्वी के द्वारा लगाया गया ऊपर वाली डायरेक्शन में, है ना, और इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा mg, जो कि पृथ्वी ने इसको खींचा है या वेट ऑफ द ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है ना। सो नॉर्मल फोर्स विल बी इक्वल टू mg, है ना। नेट फोर्स अगर मैं कहूं तो ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लेते हैं, नीचे वाले को नेगेटिव ले लेते हैं, तो n माइनस mg, क्योंकि मोशन नहीं हो रहा है ऊपर वाली डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, तो इसको मैं 0 रखूंगा। क्यों रखूंगा, क्योंकि मोशन नहीं हो रहा है, तो n इज इक्वल टू mg आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, व्हिच इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू mg। तो मैं कह रहा था कि अगर ये बॉडी है और इसमें ये बॉडी रुक जाएगी, मैं तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं, लेकिन इसमें फोर्स लग रहे हैं, कौन सा लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इस बॉल पे कौन सा फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण ये बॉल क्या हो रही है, रिटार्ड करेगी और रुक जाएगी। तो आपका कहना जो था कि अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है, इसमें तो लग रहा है अनबैलेंस फोर्स, ये कौन सा है, ये अनबैलेंस फोर्स है, ये फोर्स लग रहा है। इस बॉडी में कौन सा फोर्स लग रहा है, अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। भाई ये दोनों, ये वाई डायरेक्शन में जो फोर्स थे वो तो बैलेंस हो गए, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये बैलेंस नहीं हुआ है। वाई डायरेक्शन में सिर्फ ये फोर्स लग रहा है तो अनबैलेंस फोर्स है। ये अनबैलेंस फोर्स के कारण ही बॉल क्या हो रही है, रिटार्ड हो रही है। अगर ये अनबैलेंस फोर्स नहीं होता, स्मूथ सरफेस होता, ये कब नहीं होगा, जब स्मूथ सरफेस होगा। स्मूथ सरफेस होगा तो अगर बॉल चल रही होगी 10 मीटर पर सेकंड से तो वो चलती ही रहेगी। अगर ये है तो बॉल रिटार्ड करेगी। हाँ, आपके द्वारा फोर्स नहीं लगाएगा, ये बिल्कुल कंफर्म बात है। तो अनबैलेंस फोर्स के कारण एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन हो सकता है। तो अनबैलेंस फोर्स के कारण ही, इसी अनबैलेंस फोर्स के कारण ही क्या हो रहा था, रिटार्डेशन हो रहा था। अगर ये नहीं होता तो रिटार्डेशन या एक्सीलरेशन नहीं होता और बॉडी विल ट्राई टू मूव विद द कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी। So that's all for today. In the next lecture, we will be studying inertia. Thank you.